क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? हाल ही में सुर्खियों में रहे पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? और अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन बने? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 9 नवंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखे। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन बने? हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जो बाइडेन। और दोस्तों जो बाइडेन ने किसको हराया है? रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को हराकर 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं जो बाइडेन। तो जो बाइडेन किस पार्टी के उम्मीदवार है वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है, डेमोक्रेटिक पार्टी के। और जो बाइडेन ने किसको हराया? रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को हराया और जो बाइडेन अब अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं। और हमारे भारतीय मूल की एक अमेरिकी महिला जिसका नाम है कमला हैरिस, वो दोस्तों इसी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है। वो दोस्तों हमारे भारत देश की ऐसी पहली महिला बन जाएगी जो अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव भी जीत लिया हो। और जो बाइडेन को कितने इलेक्टोरल वोट मिले? तो याद रखो जो बाइडेन उनको 290 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, यानी कि जीत के लिए 270 इलेक्टोरल वोट चाहिए लेकिन उन्होंने पाया है 290। और डोनाल्ड ट्रंप को कितने इलेक्टोरल वोट मिले? 214। और बहुमत के लिए 270 का ही आंकड़ा चाहिए जिसे जो बाइडेन ने आसानी से पार कर लिया। और दोस्तों यहां अमेरिकी इलेक्शन से जुड़ा हुआ एक यूनिक वीडियो, छोटा सा ही वीडियो, तकरीबन 7 मिनट का एक वीडियो मैंने पोस्ट किया है। आपकी जरूरत के लिहाज से देख सकते हैं। लेकिन जब बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्र प्रमुख तो इनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। आपको याद रखना चाहिए कि अमेरिका के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो यहां देख सकते हैं जॉन कैनेडी सिर्फ 43 वर्ष में वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। और सबसे अधिक उम्र के रोनाल्ड रीगन वो 73 साल में दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। और दूसरी बार चुने जाने पर वो 73 वर्ष के हो गए थे, यानी कि सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति और सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति के नाम आप याद रख लीजिए। और यहां पर देखिए ये है व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस बोले तो अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास स्थान। तो व्हाइट हाउस अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। और व्हाइट हाउस का डिजाइन आयरलैंड में पैदा हुए जेम्स हॉबर्न ने तैयार किया है। किसने तैयार किया है? जेम्स हॉबर्न ने यह व्हाइट हाउस का डिजाइन तैयार किया है। और इस व्यक्ति को कौन नहीं पहचानता? अब्राहम लिंकन, अमेरिका के एक जाने माने राष्ट्रपति। तो देखो अब्राहम लिंकन 51 वर्ष की उम्र में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। और अब्राहम लिंकन को अमेरिका में पहले दाढ़ी वाले राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है। दाढ़ी वाले राष्ट्रपति के नाम से भी जाने जाते हैं अब्राहम लिंकन। और अब्राहम लिंकन अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिनके नाम एक पेटेंट दर्ज है। तो इतने फैक्ट आप याद रख लीजिए। और इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में स्वच्छ वायु सड़क अभियान कहां शुरू किया गया? स्वच्छ वायु सड़क अभियान हाल ही में शुरू किया गया है दोस्तों बेंगलुरु में। जिस तरह नई दिल्ली के मौसम खराब हो चुका है, वहां पर वायु प्रदूषण बढ़ गया है और सामान्य जनजीवन भी खतरे की घंटी पर है। तो दोस्तों इस तरह के हालात बेंगलुरु में न हो
इसीलिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने यहां एक अभियान शुरू किया, स्वच्छ वायु सड़क अभियान। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बेंगलुरु। और यहां आप देख सकते हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में स्वच्छ वायु सड़क अभियान शुरू किया। स्वच्छ वायु सड़क अभियान का उद्देश्य क्या है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में प्रदूषण को कम करना। बहुत ही अच्छा आइडिया लगाया है। और इस अभियान में राज्य सरकार के साथ इंग्लैंड की संस्था कैटापुल्ट और भारतीय विज्ञान संस्थान भी जुड़े हैं। और बात करते हैं इसी अभियान की। बेंगलुरु के मध्य भाग में स्थित चर्च स्ट्रीट में मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा जी ने क्लीन एयर स्ट्रीट टेस्ट बेड का उद्घाटन किया। और चर्च स्ट्रीट टेस्ट बेड का पहला टेस्ट बेड है। बेंगलुरु में 95 लाख वाहन है। कितने? 95 लाख वाहन है जो नगर के 50% वायु प्रदूषण का कारण बन गए हैं। और इसीलिए बेंगलुरु को स्वच्छ बनाना ही चाहिए। तो यहां जब बात करते हैं बेंगलुरु की, तो इनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो याद रखो कि बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल का नाम है, क्लियर। और बेंगलुरु का उपनाम क्या है? भारत की सिलिकॉन वैली। जी हां, भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है बेंगलुरु को। और टीपू पैलेस व किला बेंगलुरु के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में से एक है। और यहां आप देख सकते हैं टीपू पैलेस को। और यहां पर देखिए दोस्तों, इस्कॉन मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर, वो भी यहां पर स्थित है। तो उत्तर बेंगलोर के राजाजी नगर में स्थित कृष्ण और राधा का मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। यह बात भी याद रख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ किसने ली? यानी कि हमारे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और इस पद की शपथ ली है यशवर्धन कुमार सिन्हा ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, यशवर्धन कुमार सिन्हा। और उन्होंने किसका स्थान लिया है? बिमल जुल्का का स्थान लिया है। और यह मैंने आपको दूसरी बार बताया, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हमारे यह मुख्य सूचना आयुक्त को हाल ही में पद की शपथ दिलाई। तो एक और क्वेश्चन बन सकता है कि यशवर्धन कुमार सिन्हा को मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ किसने दिलाई? हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। और मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर यशवर्धन कुमार सिन्हा का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 3 वर्ष का कार्यकाल होगा यशवर्धन कुमार सिन्हा का। और यशवर्धन कुमार सिन्हा ने किसका स्थान लिया है? हमारे पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC बिमल जुल्का का स्थान लिया है। यहां आप देख सकते हैं बिमल जुल्का का स्थान लिया है। यहां आप देख सकते हैं हमारे वर्तमान नए यशवर्धन कुमार सिन्हा ने। और बिमल जुल्का ने 26 अगस्त 2020 को अपना कार्यकाल पूरा किया और तभी से यह पद खाली था और यह इस स्थान पर आ गए हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जब इस पद पर हमारे यह व्यक्ति नियुक्त हुए हैं तो क्या राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और यशवर्धन कुमार सिन्हा भारतीय विदेश सेवा यानी कि IFS के सेवानिवृत्त अधिकारी है। वे यूनाइटेड किंगडम बोले तो UK तथा श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। सूचना के अधिकार की बात करें, क्योंकि जब इस पद पर हाल ही में विराजमान हुए हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा, तो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के मुताबिक केंद्र सरकार केंद्रीय सूचना आयोग के रूप में एक निकाय का गठन करेगी और निकाय के अनुसार केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त, जिस तरह यशवर्धन कुमार सिन्हा को इस पद पर नियुक्त किया गया, और कुछ सूचना आयुक्त होंगे जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होगी। तो इसी तरह का प्रावधान राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में किया गया है। चौथा क्वेश्चन, UPI पेमेंट के लिए 5 बैंकों के साथ साझेदारी किसने की है? पहले तो UPI, इसका पूरा नाम याद रख लीजिए, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, UPI का पूरा नाम। और UPI पेमेंट के लिए 5 बैंकों के साथ साझेदारी की है व्हाट्सएप ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है व्हाट्सएप। तो क्या बात है,
व्हाट्सएप ने अपनी भुगतान सेवाओं को संसाधित करने के लिए 5 भारतीय बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और जियो पेमेंट्स बैंक के साथ हाल ही में साझेदारी की है। और इसी के लिए हाल ही में जब साझेदारी हुई है तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई द्वारा हाल ही में फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप को देश में अपनी एकीकृत भुगतान इंटरफेस को श्रेणीबद्ध तरीके से लॉन्च करने की मंजूरी मिल गई है। तो यहां एक और टर्म आया एनपीसीआई, इसका पूरा नाम क्या होता है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई का पूरा नाम। 5वां क्वेश्चन, प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? दोस्तों भारत रत्न नहीं है लेकिन भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार, यह भी महाराष्ट्र में दिया जाने वाला एक ख्यातनाम पुरस्कार है। और इसी पुरस्कार से हाल ही में हमारे एक जाने माने अभिनेता सुनील शेट्टी को नवाजा गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुनील शेट्टी। और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सुनील शेट्टी को इस सम्मान से सम्मानित किया। कौन सा अवार्ड? भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार। तो देखो सुनील शेट्टी को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित क्यों किया गया? क्योंकि कोविड-19 में राहत प्रयासों के लिए उनके योगदान के लिए यह सम्मान मिला है। और सुनील शेट्टी ने लॉकडाउन के दौरान महिलाओं, पशु कल्याण और मुंबई के डब्बा वालों की मदद की थी और इसीलिए सेवा कार्य हेतु यह पुरस्कार मिला है सुनील शेट्टी को। और यहां आप देख सकते हैं भगत सिंह कोश्यारी सुनील शेट्टी को यह सम्मान प्रदान करते हुए। तो एक और क्वेश्चन बन सकता है, सुनील शेट्टी को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किसने किया? हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सुनील शेट्टी को सम्मानित किया है। 6वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पक्के टाइगर रिजर्व जो हाल ही में सुर्खियों में रहा वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। और यहां आप लोकेशन में देखिए तो यह है और यहां पर है दोस्तों यह अरुणाचल प्रदेश और यहां पर है पक्के टाइगर रिजर्व। और हाल ही में यह रिजर्व सुर्खियों में क्यों रहा? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व ग्रीन सोल्जर्स को कोविड-19 के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करने वाले पूर्वोत्तर भारत का पहला टाइगर रिजर्व बन गया है। यानी कि वहां जो ग्रीन सोल्जर्स है उनके लिए एक बीमा कवर प्रदान किया गया है और इसीलिए पक्के टाइगर रिजर्व सुर्खियों में रहा। बीमा कवर कौन सा है? तो कोविड-19 के संक्रमण के कारण टाइगर रिजर्व के 57 फ्रंटलाइन कर्मचारियों का 9 महीने के लिए स्वास्थ्य बीमा कराया गया था। प्रत्येक का बीमा कवरेज रुपये 1 लाख का है, किंतु कुछ कर्मचारी जो जल्द ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे उन्हें रुपये 50,000 का बीमा प्रदान किया जाएगा और इसीलिए सुर्खियों में रहा यह पक्के टाइगर रिजर्व। तो इनके बारे में भी कुछ याद रख लो। पक्के टाइगर रिजर्व जिसे पखुई टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से? पखुई टाइगर रिजर्व से नाम से भी पक्के टाइगर रिजर्व को जाना जाता है और पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के पूर्वी कामेंग जिले में स्थित एक टाइगर रिजर्व है। तो एक और क्वेश्चन कि किस जिले में स्थित है? पूर्वी कामेंग जिले में स्थित है। और यहां मैप में देखिए तो यहां पर स्थित है यह पक्के टाइगर रिजर्व और यहां पूर्वी कामेंग जिले से यहां पर सटा हुआ है। और यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में नामदफा रिजर्व के पश्चिम भाग में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 862 वर्ग किलोमीटर है और यह उत्तर पश्चिम में भारेली या कामेंग नदी और पूर्व में पक्के नदी से घिरा हुआ है। तो इतने फैक्ट भी याद रख लीजिए। और एक कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो भी हमारा आंसर होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश। 7वां क्वेश्चन, टार बॉल के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? टार बॉल क्या है दोस्तों? तो टार बॉल यह प्रकाश अवशोषित करने वाले छोटे कार्बोनेशियस कण है। क्या? प्रकाश अवशोषित करने वाले छोटे कार्बोनेशियस कण है जिसे बोलते हैं टार बॉल।
और हाल ही में टारबॉल सुर्खियों में क्यों आए? तो हाल ही में हिमालय तिब्बत पठार के एक अनुसंधान स्टेशन द्वारा एकत्र किए गए हवा के नमूनों के अध्ययन में पाया गया है कि हवा में मौजूद कणों में लगभग 28% कण है वो टारबॉल है, और टारबॉल की वजह से यहाँ जो बर्फ जमी है वो जल्द ही पिघल रही है हिमालयी क्षेत्र में टारबॉल की वजह से, और ऐसे 28% कण पाए गए हैं। टारबॉल प्रकाश अवशोषित करने वाले छोटे कार्बोनेशियस कण है जो बायोमास या जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण निर्मित होते हैं और बर्फ की चादर पर जमा होते रहते हैं। यह हिमालय क्षेत्र में हिमनद पिघलने का संभवतः एक कारण हो सकता है, यानी कि यहाँ जो बर्फ है वो जल्द ही पिघल रही है, इसका एक मुख्य कारण हो सकता है यह टारबॉल। 8वां क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में G20 देशों की अध्यक्षता किसको मिलेगी? दोस्तों 2020 में G20 की अध्यक्षता किसको मिली है? सऊदी अरब को। और आने वाले वर्ष में 2021 में G20 की अध्यक्षता मिलने वाली है इटली को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इटली। और इटली और भारत के बीच हाल ही में एक वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया गया। 6 नवंबर 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री प्रोफेसर ग्यूसेप कॉन्टे के बीच एक वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। कौन कौन है? तो इटली के प्रधानमंत्री प्रोफेसर ग्यूसेप कॉन्टे और हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि वे G20 समूह में एक दूसरे के साथ मिलकर मजबूती के साथ कार्य करेंगे, और इसीलिए सुर्खियों में आया यह G20 देश। तो इटली को दिसंबर 2021 में G20 देशों की अध्यक्षता मिलेगी, लेकिन हमारे भारत देश को कब मिलने वाली है? 2022 में, जबकि वर्ष 2022 में भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो G20 में सऊदी अरब 2020 का अध्यक्ष पद उनके पास है। तो किसी एक देश को प्रतिवर्ष G20 समूह के अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, जिसे G20 प्रेसिडेंसी के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 2020 में इसके अध्यक्ष के रूप में सऊदी अरब को चुन लिया गया है। तो इतनी बात याद रख लीजिए, 2020 में सऊदी अरब, 2021 में इटली और 2022 में हमारा भारत देश इंडिया। 9वां क्वेश्चन, द सोल ऑफ इंडिया और द न्यू स्पिरिट के लेखक कौन है? दोस्तों यहां दो किताब के नाम मैंने आपके सामने रखे हैं, द सोल ऑफ इंडिया, द न्यू स्पिरिट, और इस पुस्तक के लेखक एक जाने माने हमारे क्रांतिकारी बिपिन चंद्र पाल है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बिपिन चंद्र पाल। और हाल ही में सुर्खियों में क्यों रहे? क्योंकि द सोल ऑफ इंडिया और द न्यू स्पिरिट के लेखक कौन है? बिपिन चंद्र पाल, जिसका जन्म 7 नवंबर 1858 को हुआ, यानी कि 7 नवंबर को हमारे इस क्रांतिकारी की जन्म जयंती मनाई गई। और अविभाजित भारत के हबीबगंज जिले में, जो कि अब बांग्लादेश में यह हबीबगंज जिला स्थित है बांग्लादेश में, लेकिन तब हमारा भारत देश अविभाजित था, और वो एक जाने माने क्रांतिकारी थे। और इस क्रांतिकारी का नाम दो अन्य महानुभाव, दो अन्य क्रांतिकारी से जुड़ा हुआ है, लाल, बाल और पाल। इसमें लाला लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन 3 व्यक्तियों ने दोस्तों 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो इसका सख्त विरोध किया था, और पब्लिक ने समर्थन भी दिया था हमारे इस 3 क्रांतिकारियों को। तो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाली लाल बाल पाल की तिकड़ी में से एक बिपिन चंद्र पाल राष्ट्रवादी नेता थे, जिसका हाल ही में 7 नवंबर को जन्मदिवस मनाया गया, और उन्हें भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक भी माना जाता है। यहां एक और क्वेश्चन बन सकता है, हमारे भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक किसे माना जाता है? बिपिन चंद्र पाल को। और क्रांतिकारी विचार क्यों? क्योंकि
उन्होंने एक विधवा से विवाह किया था, जो उस समय दुर्लभ बात थी, और इसके लिए बिपिन चंद्र पाल को अपने परिवार से नाता तोड़ना पड़ा। और बिपिन चंद्र पाल का निधन 20 मई 1932 को हुआ, और हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट ने बिपिन चंद्र पाल की याद में एक डाक टिकट भी जारी किया था। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे राम कुमार किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? इमेज में देख सकते हैं राम कुमार, और वो हमारे भारत देश के एक जाने माने टेनिस प्लेयर है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है टेनिस प्लेयर। लेकिन राम कुमार सुर्खियों में क्यों रहे? क्योंकि कैंटल चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में राम कुमार की अमेरिका के कॉर्डोस से टक्कर होने वाली है, और इसीलिए राम कुमार सुर्खियों में आए। और भारतीय टेनिस खिलाड़ी राम कुमार ने कैंटल चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया है, और यह उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। तो 25 वर्षीय राम कुमार का फाइनल में अमेरिका के सेबेस्टियन कॉर्डा से मुकाबला होगा, और चैलेंजर सर्किट में उनका यह 5वां एकल फाइनल है। उन्होंने कभी खिताब नहीं जीता है, लेकिन यहां फाइनल में पहुंचने की यह उपलब्धि भी हम कम नहीं कर सकते। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में विश्व उर्दू दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, विश्व उर्दू दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है 9 नवंबर को, यानी कि आज ही 9 नवंबर है, यानी कि आज का दिवस मनाया जा रहा है विश्व उर्दू दिवस। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 9 नवंबर, और एक जाने माने कवि और एक गजलकार की याद में यह दिवस मनाया जाता है। तो देखो, हर साल भारत में 9 नवंबर को विश्व उर्दू दिवस, जिसे उर्दू में कहे तो आलमी यौम ए उर्दू मनाया जाता है, और यह दिन उर्दू के प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल का जन्म दिवस भी है। जी हाँ, मोहम्मद इकबाल का जन्म दिवस 9 नवंबर, और उनके जन्म दिवस को विश्व उर्दू दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इन्हें पाकिस्तान में राष्ट्र कवि भी माना जाता है। हमारे भारत देश के राष्ट्रीय शायर जिस तरह झवेरचंद मेघानी जी है, इसी तरह पाकिस्तान में एक राष्ट्र कवि है जिसका नाम है मोहम्मद इकबाल, और इन्हें अल्लामा इकबाल यानी कि विद्वान इकबाल, मुफक्किर ए पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान का विचारक, शायर ए मशरिफ यानी कि पूरब का शायर, और हकीम उल उम्मत यानी कि उम्मा का विद्वान भी कहा जाता है। इतने उपनाम है मोहम्मद इकबाल के, जिसका आज जन्म दिवस है। और दिल्ली में स्थित उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और देश के कुछ कल्याणकारी संगठन उस दिन उर्दू शायरों, लेखकों और शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान करते हैं। और दोस्तों, 12वां क्वेश्चन है अब आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? दोस्तों, भारत की एक और बड़ी जीत यूनाइटेड नेशंस में हुई है, क्योंकि प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति के सदस्य का जो इलेक्शन हुआ, इसमें भारत ने जीत हासिल की है। और जीत किसने हासिल की है? भारत की विदिशा मैत्रा ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है विदिशा मैत्रा। इमेज में आप देख सकते हैं। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस में इस व्यक्ति का, इस महिला के भाषण के कारण इमरान खान को भी नीचा देखना पड़ा था। इसी तरह की एक प्रभावशाली महिला जो हाल ही में सुर्खियों में आई है, नाम है विदिशा मित्रा। तो देखो, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की है। भारतीय राजनयिक विदिशा मैत्रा को जनरल असेंबली के सहायक अंग, प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति के लिए चुना गया है। किसको हराया? कितने वोट हासिल किए? तो देखो, विदिशा मैत्रा ने 126 वोट हासिल किए, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी इराक के अली मोहम्मद फैक अल दबक को केवल 64 वोट मिले। हमारे भारत की विदिशा मैत्रा को 126 और इनके प्रतिद्वंद्वी को सिर्फ 64 वोट मिले। और विदिशा मैत्रा जिसे पोस्ट के लिए चुनी गई है, वह एशिया पैसिफिक ग्रुप में अकेला पद है। उसी पोस्ट पर विदिशा मैत्रा को चुना गया है। तो इस हमारे एक पावरफुल ब्यूरोक्रेट्स के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। साल 2009 में विदिशा मैत्रा ने विदेशी मंत्रालय में बेस्ट ट्रेनी ऑफिसर का अवार्ड भी हासिल किया था। यूनाइटेड नेशंस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है?
टी.एस. त्रिमूर्ति। और भारत जनवरी 2021 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर स्थायी सदस्य चुना जा चुका है। तो यह भी बात याद रख लीजिए कि जनवरी 2021 से यहां यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में हमारा भारत देश चुन लिया गया है। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में यूवी 360 सैनिटाइजर मॉड्यूल रोबोट तैयार करने में किसने सफलता हासिल की है? अल्ट्रा वायोलेट 360 सैनिटाइजर मॉड्यूल रोबोट, और इसे बनाने में सफलता हासिल की है शिवाजी विश्वविद्यालय, जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर। और यहां आप खूबसूरत बिल्डिंग को भी देख सकते हैं। तो महाराष्ट्र में कोल्हापुर स्थित शिवाजी विश्वविद्यालय ने यूवी 360 सैनिटाइजर मॉड्यूल रोबोट तैयार करने में सफलता हासिल की है। और इस रोबोट से भीड़ भाड़ वाले स्थानों को साफ रखने में भी मदद मिलेगी और कोविड-19 का भी संक्रमण नहीं फैलेगा। और इस रोबोट का वजन कितना है? सिर्फ 20 किलो है, जो केवल 5 मिनट से भी कम समय में 100 वर्ग फीट के कमरे को कीटाणु रहित कर सकता है। इसमें लगी 11 वॉट की 18 यूवीसी ट्यूब कोविड के साथ अन्य सभी वायरस को भी नष्ट करने में मदद करती है। और इसका संशोधन किया है शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर ने। और दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि लोहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? लोहरी जल विद्युत परियोजना, जिसका निर्माण किया जाएगा सतलुज नदी में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन ए, सतलुज नदी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है रेखा नीनामा। उन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया। नीलेश राठौड़ फ्रॉम अहमदाबाद से, जिगर लिंबाचिया फ्रॉम गुजरात पालनपुर से, जगिन बाग ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। तो शहाना सिद्दकी वो पहली बार हमारे चैनल में जुड़ चुके हैं, तो आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। अश्विन डामोर, ब्रिजराज सिंह वाला फ्रॉम गुजरात राजकोट से, मुकेश कुकड़िया फ्रॉम गुजरात राजकोट जसदन बरवाला से, और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है निकुंज राजगौर, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। आर के दबंग फ्रॉम राजस्थान अलवर से, सुमित मोकरिया फ्रॉम जूनागढ़ से। और जूनागढ़ का हाल ही में स्वतंत्रता दिवस ही मनाया गया है। कब मनाया गया? सुमित मोकरिया, आप नीचे डिटेल में बात लिखना, क्योंकि हमारा भारत देश का अविभिन्न हिस्सा जब जूनागढ़ बन गया है तो कब से बना वो आपको अच्छी तरह याद होगा। अशोक कोपनिया फ्रॉम गुजरात के हलवद से, बोयेलाल कुमार फ्रॉम बिहार से, नंदनी आसोदरिया, उन्होंने गुजराती में डिटेल में बात बताई। भावना रोहित फ्रॉम नडियाद से, और एसएम राठौड़, उन्होंने भी इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया। सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। भारत ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी कि EOS-01 की लॉन्चिंग निम्न में से किस व्हीकल की मदद से की? जी हां दोस्तों, हमारे भारत की इसरो ने एक बहुत ही बड़ी सफलता हासिल की है और हाल ही में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी कि EOS-01 लॉन्च किया। इसी के साथ 9 और कमर्शियल सैटेलाइट को भी लॉन्च किया। लेकिन किस व्हीकल की मदद से? सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो दोस्तों कैसा लगा? अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर करने के लिए आप चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम कोई भी यूज कर रहे हैं, लेकिन छोटी सी उम्मीद रखते हैं दोस्तों, क्योंकि तकरीबन 4.5-5 घंटों की कड़ी मेहनत हम करते हैं, तो उसके बदले में एक छोटी सी उम्मीद तो रखेंगे ही। बस आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।